हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको मैं लिख रहा हूँ KTG। ये टॉपिक आपका आईटी जैम हो, आईटी जेई हो या नीट हो, एम्स हो, सीयूईटी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये स्टार टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, तो आपके 11th के जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को करने के लिए आपके लिए एक प्री नॉलेज आपका क्या होना चाहिए। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये है आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, आपको बस इसी का अंदाजा होना चाहिए कि ये क्या होती है। ये होती है पीवी इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ जो ये P दिया हुआ है ये है प्रेशर, जो V दिया हुआ है वो है वॉल्यूम, जो N है यहाँ वो है नंबर ऑफ मोल्स, आर है ये है गैस कांस्टेंट, एन जो ये टी लिखा है ये है टेम्परेचर। अब आप पूछेंगे जी आर है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जी हाँ, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है आर की। इस जो आर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर पे। अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम में दिया हुआ है, तब इसकी वैल्यू होती है 0.0821। अगर आपका प्रेशर बार में दिया होता है तो 0.0831 बार। ओके, फिलहाल के लिए आप इतना देखेंगे कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है। इससे आपका आज का ये केटीसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो आइडियल गैस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये सारी कहानी टिकी हुई है आइडियल गैस की, वो है कि जी हाँ, ना ही कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्सन होता है गैस पार्टिकल के बीच। ये जो दो गैस के पार्टिकल है इनके बीच कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता है। ये पूरी जिंदगी पास पास रहे चाहे पूरी जिंदगी दूर दूर रहे, इनके बीच कोई भी किसी भी टाइप का अट्रैक्शन इनके बीच नहीं होगा। ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशंस होता है कि जो आपके जो रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंटल उनको उनको प्रूव करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देने, थ्योरेटिकल कुछ बातें बता देनी कि जी हाँ ऐसा ऐसा होता है तभी ये अपना रिजल्ट ऐसा आया होगा। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। पहला ही अजम्पशन आपका है कि जी गैस के जो पार्टिकल हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सो स्मॉल छोटे छोटे होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। Gas consists a large number of identical particles that can be atom or that can be molecules that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecule is negligible. Okay, ये कहता है जी एक पार्टिकल यहाँ रहता है, एक पार्टिकल यहाँ रहता है, दूसरा पार्टिकल यहाँ रहता है, बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है। मैं इनको धक्का दूंगा तो ये दोनों असल में पास पास भी आ सकते हैं। ओके, पास पास आ सकते हैं। जैसे गुब्बारे में मैंने हवा भरी, गुब्बारा फूला, मेरा गैस है उसमें दूर दूर है। अब मैं हाथों से उसको दबाऊंगा तो वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब जो गैस उसके अंदर थी वो भी है तो अभी भी उसके अंदर, लेकिन वो पार्टिकल क्या आ गए, पास पास आ गए, है ना। तो बस ये इस बात को प्रूव करती है, गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो इसी बात से प्रूव होती है कि जी हाँ बहुत दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, है ना, उनको पास पास लाया जा सकता है प्रेशर देके। और इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अब ये दो पार्टिकल, एक बार ये देखें, ये दो पार्टिकल मैंने बनाए, ये दो, एक यहाँ था एक यहाँ था। अब ये वॉल्यूम कितना इतना घेर रहे हैं, अब मैं इनको पास पास लाया तो इन्होंने तो इतना वॉल्यूम भी घेर लिया, है ना। तो वो इतनी जगह तो ऊपर वाली जगह तो इन्होंने ऐसे ही ले रखी थी, वो अब मैं इनको धक्का दूं तो ये असल में तो इतनी सी जगह में आ सकते हैं, इतनी सी जगह में आ सकते हैं। बाकी जो ये एक्स्ट्रा जगह बची ये तो इन्होंने फालतू में है, ये तो कोई मतलब की नहीं है। मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो इतना भी नहीं है। इसमें भी देखें ये वाली लाइन और ये वाली मैं अभी भी दो खींच सकता हूँ, उसमें ये फ्री स्पेस है ना। तो मेन बात ये है कि इनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है, असल में होता है या नहीं वो आगे की बातें हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात कल देखेंगे, है ना। ओके, ये दो चीजें थी कि बहुत दूर दूर होते हैं और एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इससे प्रूव क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। इस स्लाइड में यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि जी गैस कंप्रेस हो सकती है। ओके, अगला है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते जी ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच कोई अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स ये नहीं होता है। कोई भी इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। अब इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, आप बोलेंगे जी प्रूव करें कैसे होगा।
पहले तो मैंने इन दोनों पार्टिकल को एक कंटेनर में बंद कर रखा था, अब मैंने कंटेनर को खुला छोड़ दिया तो ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे। एक पार्टिकल कहीं कमरे में यहाँ, दूसरा पार्टिकल कहीं कमरे में यहाँ। तो ये इन पार्टिकल पहले पास पास थे, बाद में क्या चले गए, दूर दूर चले गए। इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन होता तो दोनों पार्टिकल हमेशा ही जिंदगी भर, जीवन भर साथ साथ रहते, लेकिन नहीं, दूर गए हैं, इसका मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसी से अपने को पता चलता है कि गैस एक्सपांड कर सकती है और पूरा स्पेस, जितना भी उसका स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। ओके। अगर आप गुब्बारा फुलाते हैं, अगर उसमें अट्रैक्शन हो तो आपके मुंह से जो गैस निकली, मुंह से गुब्बारा फुलाते हैं तो मुंह से जो गैस निकली वो तो पास पास थी। अगर उनमें अट्रैक्शन होता तो वो पास पास रहती, गुब्बारा तो फूलता ही नहीं। गुब्बारे में चली जाती गैस, लेकिन वो पास पास रहती तो गुब्बारा तो फूलता ही नहीं। लेकिन असल में गुब्बारा फूलता है, इसका मतलब उनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। दूसरी आपकी अजम्पशन थी, ये थी। ओके, आगे चलें। तीसरी आपकी assumption है कि जी हाँ, रैंडम मोशन चलता रहता है। इनका इनका क्या है, रैंडम मोशन। ये जो पार्टिकल है ये यहाँ है, ये चलता रहता है, इधर उधर धक्के खाता रहता है, ये रैंडम मोशन करता रहता है। ऐसे इसे ऐसे मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, जिसकी मतलब ये जिधर भी मन करेगा उस तरफ ये चला जाएगा, है ना। जिस तरफ मन करेगा उस तरफ चला जाएगा, ये होती है रैंडम मोशन। अगर ये कैसे प्रूव करूं मैं कि जी, अगर आप कहें कि रैंडम मोशन नहीं है, ये पार्टिकल यहाँ बैठा 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 है और ये पार्टिकल यहाँ बैठा है, आप कहें जी रैंडम मोशन नहीं है, मैंने कहा जी ठीक है, मान लेते हैं रैंडम मोशन नहीं है। तो इन पार्टिकल को, इनकी जो शेप होगी, मतलब जो पूरी गैस की शेप होगी, वो शेप ऐसी तो होगी। बीच में चाहे इनके और पार्टिकल, बीच में चाहे इनके और पार्टिकल आते रहे, मुझे इनसे तो कोई मतलब नहीं है। बीच में चाहे और पार्टिकल इनके आते रहे, मुझे इनसे इनसे कोई मतलब नहीं है कि बीच में इनके कितने पार्टिकल हैं। लेकिन हम बचपन से पढ़ते हैं कि गैस की कोई शेप क्या हो जाती है, फिक्स्ड शेप होती नहीं है। फिक्स शेप क्यों नहीं होती है, वो इस रैंडम मोशन के कारण होती है कि जी वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई फिक्स जगह नहीं है। फिक्स जगह ही नहीं है तो फिक्स शेप कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आगे देखिए। पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ओके, ये एक पार्टिकल है, और मैं पार्टिकल बना रहा हूँ। ये लीजिए जी पार्टिकल, ये लीजिए जी पार्टिकल, ये लीजिए जी मैंने पार्टिकल बनाया, ये लीजिए जी मैंने पार्टिकल बनाया। ओके, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी हाँ, ये है, इसका मन किया तो ये दौड़ा, ये लीजिए, ये दौड़ा, सीधा चलेगा आगे वाले से, यहाँ टकरा जाएगा, टकराते ही इसने अपनी डायरेक्शन क्या चेंज कर ली, चेंज कर ली, है ना। इधर चला, यहाँ टकराया, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ओके, यहाँ टकराया, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ओके, यहाँ टकराया, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब यहाँ तो दीवार आ गई कंटेनर की, यहाँ से फिर इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। आप समझे इन बात को कि ये एक पार्टिकल है, वो बार बार दूसरे पार्टिकल से दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता रहता है और इधर से उधर भागता रहता है, डायरेक्शन उसकी चेंज होती रहती है। ओके, वो दीवार से भी, जो पार्टिकल जो कंटेनर की दीवार थी, इस दीवार से भी टकराता रहता है, और ये जो दीवार से टकराया है, और ये जो दीवार से यहाँ टकराया है, दीवार से टकराता है, इस दीवार से टकराने पर इसमें क्या होता है, जो प्रेशर बनता है, जो प्रेशर बनता है वो पार्टिकल के दीवार पर टकराने से प्रेशर भी बनता है ना। जो प्रेशर बनता है वो पार्टिकल दीवार पे टकराता है उससे बनता है। ओके, पहली चीज ये थी कि सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ये चल सकता है। दूसरी कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में कैसे, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब तक नहीं टकराएगा तब तक सीधी लाइन में चलेगा, फिर जब तक आगे नहीं टकराएगा तब तक सीधी लाइन में चलेगा, फिर जब टकराएगा फिर सीधी लाइन में चलेगा, फिर जब तक आगे टकराएगा फिर सीधी लाइन में चलेगा, फिर जब तक दीवार से टकराएगा सीधी लाइन में चलेगा। मतलब दो सक्सेसिव टक्कर के बीच हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा ये। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमता घूमता यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से ऐसे घूमा यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर ऐसे घूमा यहाँ पहुंचा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप समझ गए होंगे कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसी इसी से इनकी रैंडम मोशन जनरेट होती है। ओके, दीवार से टकराते हैं, दीवार से टकराने के बाद वाल से टकराते हैं, तभी तो वो प्रेशर बनता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कि प्रेशर कैसे जनरेट होता है। समझे आप बात को, है ना। आगे देखें, फिफ्थ अजम्पशन पे हम आ गए हैं। फिफ्थ अजम्पशन अपनी क्या है, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, किसी घर में मान लीजिए 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, हर एक के पास मैंने हजार हजार रुपए दे दिए, तो पूरे घर में कितने हो गए, 20,000 रुपए हो गए ना।
20,000 रुपए हो गए। आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 20 मेंबर है, सबको मैंने 1,000 1,000 रुपए दिए, 20,000 हो गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि शाम को मैं उनसे गया, शाम को राम ने अपने 100 रुपए शाम को दे दिए, शाम ने अपने 20 रुपए कृष्ण को दे दिए, कृष्ण ने अपने 20 रुपए ताराचंद को दे दिए, है ना, सीता गीता बबीता को दे दिए इन्होंने अपने पैसे। लेकिन है वो इसी फैमिली के मेंबर। तो किसी के पास कुछ टाइम बाद में देखने को गया तो किसी के पास मेरे को 1,100 रुपए मिले, है ना, किसी के पास मेरे को 2,000 मिले, किसी के पास 200 मिले, है ना। तो पैसे तो किसी के पास कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन है तो टोटल अभी भी 20,000। सब इनसे सारे इकट्ठे करूंगा तब होंगे तो 20,000 ही, है ना, होंगे तो 20,000, क्योंकि दिए इतने थे। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक, है ना। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया। इस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी थी। जब ये यहाँ टकराया तो इसने अपनी दूसरे पार्टिकल को अपनी कुछ एनर्जी दे दी। फिर आगे चला तो फिर यहाँ कुछ एनर्जी दे दी, फिर आगे कुछ एनर्जी दे दी। मतलब ये जो पार्टिकल है, इसकी एनर्जी, ये एनर्जी अपने जितनी बार टकराएगा इसकी एनर्जी में चेंज आता रहेगा। ये किसी टकराएगा तो एनर्जी में चेंज आ जाएगा, या तो एनर्जी थोड़ी दे देगा या एनर्जी थोड़ी ले लेगा। जैसे दो मैं कार ली, मैंने दो गाड़ियां ली, उन दोनों अगर वो गाड़ियां टक्कर करे आपस में तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। किसी की कम किसी की ज्यादा चेंज हो जाती है। लेकिन लेकिन ये जो पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर की जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर सेम। मतलब ऐसे है कि यहाँ किसी 1,000 थे, उसने 100 लिए, 1,100 हो गए, तो किसी ने दिए, उसके पास क्या कितने पैसे बचे, 900 बचे। टोटल तो आज भी 20,000 थे, कल भी 20,000 ही रहेंगी। बस यही है कि पूरे कंटेनर की टोटल की एनर्जी 20,000 ही रहेगी, टोटल की एनर्जी सेम रहेगी। आपस में वो इधर उधर धक्के खा सकते हैं, आपस में देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन बिटवीन मॉलिक्यूल, आपस में वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल हमेशा सेम रहेगी, है ना। टोटल हमेशा सेम रहेगी। अब आप कह देंगे कि जी नहीं, टोटल सेम नहीं रहेगी। टोटल ऐसे टकराएंगे कि भाग दौड़ कर रही है गाड़ी, भाग दौड़ कर रही है तो उसमें पेट्रोल खत्म होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलेंगे जी हाँ, ये मॉलिक्यूल भाग दौड़ कर रहा है तो कभी ना कभी खत्म हो जाना चाहिए, कभी ना कभी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको भी कभी ना कभी चुप करके आराम से बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना चाहिए तो सारे गैस के मॉलिक्यूल बैठ जाने चाहिए। तो अभी पिछली स्लाइड में अभी बता के आया हूँ कि सारे एक जगह बैठ जाएंगे, सारे एक जगह बैठ जाएंगे, मोशन में नहीं होंगे, एक जगह बैठ जाएंगे। तो उसकी फिर गैस की तो शेप फिक्स होनी चाहिए, इसकी शेप तो क्या होनी चाहिए, इसकी शेप तो क्या होनी चाहिए, ऐसे फिक्स होनी चाहिए, इसकी शेप तो ऐसे फिक्स होनी चाहिए। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस की शेप क्या होती है, कभी फिक्स नहीं होती है। गैस की शेप कभी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा ही मोशन करते रहते हैं, है ना। इसलिए हमेशा ही मोशन करते रहते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ये इस बात का प्रूव है कि जी टक्कर है वो इलास्टिक होती रहती है। किसी पार्टिकल की एनर्जी कम, किसी की ज्यादा, लेकिन टोटल एनर्जी जितनी पहले थी, 20 जूल पहले थी, तो 20 जूल आज है। ओके, आगे देखें। अगला सिक्स्थ अजम्पशन पे आ गए हैं हम, कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन अ गैस हैव डिफरेंट स्पीड। मान लीजिए ये जो पार्टिकल है, ये आगे वाले पार्टिकल से टकराया, फिर आगे वाले पार्टिकल से टकराया, फिर आगे वाले पार्टिकल से टकराया। अब इसकी एनर्जी मानी U1 मानी मैंने, इसकी स्पीड मानी U1, एनर्जी मानी E1। जब यही पार्टिकल एंड में यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी U1 होगी क्या, स्पीड U1 होगी क्या, नहीं। एनर्जी E1 होगी क्या, नहीं। या तो ये पार्टिकल बीच में टकराता हुआ कभी तेज हो गया होगा, कभी तेज भागने लग गया होगा, कभी धीरे भागने लग गया होगा, है ना। जब टकराएगा तो इसकी एनर्जी में थोड़ी चेंज आएगी, एनर्जी में चेंज आएगी तो इसकी स्पीड में भी चेंज आएगी, है ना। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट स्पीड। इसकी स्पीड डिफरेंट हो गई। अब ये यहाँ दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो उसकी भी स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। मतलब जितने भी गैस में पार्टिकल हैं, आप समझे, गैस में जितने भी पार्टिकल हैं सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है ना। कोई 20 मीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, कोई 20,000 मीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरी, सबकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। सब पार्टिकल की, एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग। पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट। पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट। पूरे सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट। बोल रहे हैं पूरे सिस्टम की होती है कांस्टेंट, लेकिन पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो टक्कर कर रहे हैं, है ना। आगे देखें, है ना। आगे देखें, इस इसमें आपको देखने के लिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको भी ना देखें, इसको भी ना देखें, है ना। ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल
बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है, फिलहाल आप काम का ये है नहीं, अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा, है ना। अभी आप इतना देखें कि जी इस तरफ क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिनकी क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं कि उनकी स्पीड क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ 10 मॉलिक्यूल हैं इस स्पीड से भागने वाले, यहाँ 20, यहाँ 30। ओके, तो आप देखें, ये वाला लेता हूँ कि जी इस स्पीड से भागने वाले, इस स्पीड से भागने वाले, यहाँ मान लीजिए U1 है, यहाँ मान लीजिए U2 है, यहाँ मान लीजिए U3 है। तो इस U1 से भागने वाले आपको ये ग्राफ आना चाहिए। तो इस इससे तो 9 पार्टिकल भाग रहे हैं, मान लीजिए 9 पार्टिकल इससे भाग रहे हैं। इस U3 से मैं देखूंगा तो हो सकता है 10 पार्टिकल भाग रहे हूँ। U2 से देखूंगा तो 30 पार्टिकल भाग रहे हैं। तो इस बात से आपको क्या समझने को मिल रहा है, इस बात से ये समझने को मिल रहा है कि सारे पार्टिकल एक स्पीड से नहीं भाग रहे हैं। कुछ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल हैं वो कम स्पीड से भाग रहे हैं, फिर आगे आएंगे उनकी स्पीड क्या है, थोड़ी ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक तो स्पीड कम है, यहाँ तक तो स्पीड कम है। इन यहाँ इतनी स्पीड, ये एवरेज है, ये एवरेज है, फिर आगे जाके ये जो स्पीड है ये फुल ज्यादा तेज स्पीड है ना। तो जो बीच वाले जो पार्टिकल हैं, जो बीच वाले पार्टिकल हैं, मैक्सिमम पार्टिकल एवरेज स्पीड से भागते हैं, इसी स्पीड से भाग रहे हैं। ये जो है ये बात की, आगे हाई स्पीड है, फुल स्पीड है, जिससे फुल स्पीड से तो कम पार्टिकल भागते हैं। फिलहाल बात यह है कि सबकी क्या होती है, स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन जो मीडियम वाली स्पीड होती है उससे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। ओके, एक बात ये देखें कि जी हाँ, मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पेन दूसरा लेता हूं मैं, इसमें दिखेगा नहीं, ये लेता हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल भागदौड़ क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी हो जाती है ज्यादा। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उनकी ज्यादा, ये बात आपको पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो ये मैंने इसलिए छोड़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है। हमेशा ही आपको जेई में, नीट में, कहीं भी ये क्वेश्चन बहुत बार दिख जाएगा कि जी आपका टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम। अगर आपका टेम्परेचर में चेंज हुआ ही नहीं, टेम्परेचर में चेंज हुआ भी नहीं, डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। अगर आपने टेम्परेचर, तापमान नहीं बदला तो आपकी ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। ओके, टेम्परेचर नहीं बदला तो आपकी एनर्जी भी नहीं बदलेगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाया तो एनर्जी घटेगी मतलब स्पीड घटेगी। ओके, और दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, ये तो उसका रूल्स है, ये तो रूल है एक, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद एक क्या बड़ा था, एवरेज। मैंने कहा कि सब पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, सब पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स फुल आते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स कम आते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स बीच में आते हैं। तो आप एवरेज मार्क्स लेके चलते हैं, है ना, एवरेज मार्क्स लेके चलते हैं कि जी हाँ सबके इतने इतने तो लगभग आए ही होंगे। तो इसलिए हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके, और एवरेज स्पीड की बातें करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये थी कि काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा भागेंगे, पार्टिकल ज्यादा भागेंगे तो वो दीवार से टकराएंगे भी ज्यादा। अब दीवार से टकराएंगे ज्यादा तो भी तो प्रेशर जनरेट होगा ज्यादा। ओके, होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। ये थी असम्पशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की असम्पशन थी। लेकिन असल में क्या होता है, असल में हमने पहले बताया था कि कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जी हाँ अट्रैक्शन होता है, जी हाँ अट्रैक्शन होता है। कब होता है? जब प्रेशर क्या हो, बहुत ही कम हो। जब प्रेशर क्या हो, बहुत ही कम हो, उस कंडीशन में अट्रैक्शन होता है। लेकिन रिपल्सन भी होता है जब प्रेशर क्या हो, बहुत ही, जब प्रेशर क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। जब प्रेशर क्या हो, बहुत ही ज्यादा, उस कंडीशन में रिपल्सन भी होता है। एक ये बात थी। दूसरी ये थी कि सारी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है पार्टिकल की, वो नेग्लिजिबल नहीं होती है। हमने दूसरे assumption में बोला था कि हाँ नेग्लिजिबल होती है, तब उनको कंप्रेस करेंगे तो वो पास पास आ जाते हैं।
जी हाँ, नेग्लिजिबल नहीं होती है असल में, लेकिन अजम्पशन में माना था कि नेग्लिजिबल होती है। ओके, रियलिटी में नेग्लिजिबल नहीं होती है, और रियलिटी में जो कम प्रेशर, जब प्रेशर कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा। ये दो चीजें थी जो असल में रियलिटी में होती है। ओके, होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग करनी है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन होगा, यहाँ ऊपर आई बटन होगा तो मैं यहाँ आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।